Hello, guys. I am Aniket. Welcome back to the online platform of Learn Next Nursing. I hope you all are doing well. We have started the Sahas batch for upcoming nursing competitive exams like AIMS, MNS, ESIC. In this batch, we will dealing with the very important MCQs that will be helpful for you to get the selection in the state as well as the central government job. So today's video is going to about the topic renal system, the part 2. So let's get right into the video. तो बच्चों कल हमने कुछ एमसीक्यूज देखे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेनल सिस्टम के रिगार्डिंग। ओके, ये जो एमसीक्यू थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज भी हम कुछ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एमसीक्यूज डील्स करेंगे और कुछ एनाटॉमिक फिजियोलॉजी रिलेटेड भी एमसीक्यू इसमें रहेंगे। सो दोस्त चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट एमसीक्यू इज द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज। ऑप्शन ए है 1.010 to 1.025, ऑप्शन बी 1.0001 to 1.00050, ऑप्शन सी 1.05 to 1.5 एंड ऑप्शन डी 1.05 to 1.8। ओके, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है यूरिन की, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यूरिन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ओके, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो यूरिन की वो होती है 1.010 to 1.025। ओके, ये जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की। ओके, सो चलो देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 2, which of the following should be the immediately noted by the nurse in a client who had undergone the renal biopsy? ओके, चलो पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अगर पेशेंट की जो रेनल बायोप्सी किडनी की जो है वो बायोप्सी हो गई है। ओके, तो एज अ नर्स आप उसमें आफ्टर बायोप्सी इमीडिएटली क्या नोट करोगे। ओके, ऑप्शन ए है स्वेटिंग, ऑप्शन बी है इंक्रीज द यूरिनेशन, ऑप्शन सी है पेन एट द एब्डोमेन, बैक ऑफ द शोल्डर एंड द चेस्ट, ऑप्शन डी है पेन एट बायोप्सी साइट। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से हम देख लेते हैं कि जो पेशेंट है उसकी रेनल बायोप्सी हो चुकी है। ओके, तो एज अ नर्स आप उसको मतलब क्या नोट करोगे, उसमें कौन सी फाइंडिंग जो है वो आफ्टर पोस्ट सर्जरी आप नोट करोगे। ओके, तो जो इसका जो आंसर है वो स्वेटिंग तो नहीं जाएगा क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट जो फाइंडिंग है वो नहीं रहेगी। ओके, इंक्रीज यूरिनेशन ये भी कोई मैटर नहीं करता। ओके, रेनल बायोप्सी के बाद यूरिन कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, इससे कोई सेंस नहीं बनता। ओके, ऑप्शन सी है पेन एट द एब्डोमेन, बैक ऑफ द शोल्डर एंड द चेस्ट। ओके, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जो रेनल बायोप्सी है उसके बाद क्या हो जाता है कि जो एब्डोमेन में है, जो बैक ऑफ द शोल्डर और चेस्ट में जो है वो पेन दिखाई देता है। ओके, और ऑप्शन डी है पेन एट द बायोप्सी साइट। ओके, ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बायोप्सी होने के बाद जो लोकलाइज्ड पेन जो है वो रहता है। ओके, बट इसका जो आंसर है वो सी हो सकता है या डी हो सकता है। बट अगर देखा जाए कंपैरिजन में, ओके, जो प्रायोरिटी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ पेन इन द एब्डोमेन एंड द बैक ऑफ द शोल्डर एंड द चेस्ट। ओके, क्योंकि क्या होता है अगर पेशेंट की बायोप्सी की, ओके, अगर पेशेंट की बायोप्सी की तो जो बायोप्सी के बाद जो पेन होगा वो एब्डोमेन में होगा, बैक ऑफ द शोल्डर में होगा और चेस्ट में होगा। ये जो है ये क्या इंडिकेट करता है, अगर पेन बैक में हुआ, एब्डोमेन में हुआ और चेस्ट में हुआ तो ये इंडिकेट करता है कि इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ओके, ये असिस्ट करता है। ओके, सो आफ्टर द रेनल बायोप्सी अपने को असेस करना होता है कि पेशेंट को जो एब्डोमिनल पेन है या नहीं, पेशेंट को बैक पेन है या नहीं, पेशेंट को चेस्ट पेन है या नहीं। ओके, तो ये जो है ये इंटरनल ब्लीडिंग को दर्शाता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इन माइंड आफ्टर रेनल बायोप्सी, पेशेंट की रेनल बायोप्सी होने के बाद अपने को चेक करना होता है पेशेंट को एब्डोमेन में पेन है या नहीं, पेशेंट के शोल्डर में पेन है या नहीं, पेशेंट के चेस्ट में पेन है या नहीं। ओके, अगर ये पेन है तो ये इंडिकेट करता है इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, अगर ये कंडीशन हो तो इमीडिएटली अपने को
फिजिशियन को नोटिफाई करना है, ओके, कि पेशेंट को एब्डोमेन में, चेस्ट में पेन हो रहा है, अंडरस्टैंड। और ये जो ऑप्शन है दैट इज अ पेन इन दी बायोप्सी साइट, ओके, ये भी होता है, ओके, ये भी होता है, पेन इन बायोप्सी साइट होता है, पर ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ओके, क्योंकि बायोप्सी में हम क्या करते हैं, इंसिजन लेते हैं, ओके, बायोप्सी में क्या करना पड़ता है, अपने को इंसिजन लेना पड़ता है, तो बायोप्सी में अपने को इंसिजन लेना पड़ता है। तो क्या होता है, ये जो लोकलाइज्ड पेन जो होगा एट द बायोप्सी साइट आफ्टर प्रोसीजर, ये जो है ये नॉर्मल होता है, ओके, हर पेशेंट में ये होता है, ओके, क्योंकि बायोप्सी के लिए हम इंसिजन लेते हैं ना, इसलिए नीडल इंसर्ट करते हैं, इसलिए ये पेन होना कोई मतलब सीरियस बात नहीं है, ओके। बट अगर पेन हो गया, एब्डोमेन में पेन हो गया, बैक ऑफ शोल्डर में पेन हो गया और चेस्ट में पेन हो गया, ओके, तो ये इंटरनल ब्लीडिंग को दर्शाता है, इसलिए अपने को ये फिजिशियन को नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो जाएगा आंसर नंबर सी, ओके। सो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है। द टाइप ऑफ द बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द यूरिन इंक्लूड्स, ओके, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, ओके, यूरिन में कौन से बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है कोलिक एसिड, ऑप्शन बी है डिऑक्सिकोलिक एसिड, ऑप्शन सी है कीनोक डिऑक्सिकोलिक एसिड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव, ओके। ये जो बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, ओके, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ओके, क्योंकि जो कोलिक एसिड है, डिऑक्सिकोलिक एसिड है, कीनोडिऑक्सिकोलिक एसिड है, ये तीनों भी बाइल सॉल्ट जो है वो बाइल सॉल्ट के नेम है ये तीन, ये जो है ये यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ओके। सो नेक्स्ट एमसीक्यू, द एमसीक्यू नंबर 4, excess of nitrogenous waste substances in the feces and the urine is known as, okay, ये जो ARF की जो कंडीशन होती है उसमें जो क्या होता है, किडनीज क्या होती है, डैमेज हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है दोस्तों अपने को कि जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट सब्सटेंस होते हैं फीसेस, मतलब जो स्टूल होता है, उस स्टूल में और यूरिन में अगर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस पाए जाए, ओके, जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल पाए सपोज प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है एजोटोरिया, ऑप्शन बी है स्टेटोरिया, ऑप्शन सी है एजोटेमिया एंड ऑप्शन डी है मेलिना, ओके, ओके। सो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एजोटेरिया, क्योंकि अगर यूरिन में यूरिन में और फीसेस में जो नाइट्रोजनियस बेस सब्सटेंस है वो ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन को हम, उस टर्म को हम कहेंगे एजेटोरिया, ओके। ये जो स्टेटोरिया है दोस्तों, ये क्या होता है, स्टेटोरिया का मतलब होता है कि जो फैटी स्टूल, ओके, फैटी स्टूल को हम स्टेटोरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है स्टेटोरिया में, ये लिवर डिसीज अगर हो तो इस कंडीशन में स्टेटोरिया दिखाई दे सकता है, ओके। स्टेटोरिया मतलब जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो स्टूल में आते हैं, ओके, जो फैट्स जो होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, ओके, अगर फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो जो फैट है वो स्टूल के थ्रू आउट हो जाएगा, उसे हम स्टेटोरिया कहते हैं, ओके। जो एजोटेमिया जो होता है, ओके, इसका क्या है, एजोटेमिया का मतलब होता है, मिया मतलब ब्लड, इट इज रिलेटेड टू द ब्लड, ओके। एजोटेमिया मतलब जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, वो ब्लड में एक्यूमुलेट होते हैं, ओके। जो ब्लड में अगर नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट का जो लेवल है वो बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम अजोटेमिया कहते हैं, अंडरस्टैंड। एंड द ऑप्शन डी इज दैट इज मेलिना। मेलिना मतलब क्या होता है, मेलिना मतलब डार्क टेरिस टूल, ओके, विदाउट द विजिबल ब्लड, मतलब ये जो मेलिना जो है वो क्यों होता है, अगर जीआई लोअर जीआईटी में कोई प्रॉब्लम हो तो मेलिना होता है, ओके। अगर अपर जीआईटी में कोई प्रॉब्लम हो तो जो स्टूल से जो ब्लड आता है वो फ्रेश आता है, ओके। अगर लोअर जीआईटी से कुछ प्रॉब्लम हो तो जो ओल्ड जो स्टूल जो है वो ओल्ड आता है, ओके, डार्क होता है, टेरी होता है, ओके।
और विदाउट विजिबल ब्लड होता है, मतलब उसमें ब्लड दिखाई नहीं देता। अंडरस्टैंड? ओके। जो अजोटेमिया है उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनियस ब्लड, नाइट्रोजनियस बेस्ड प्रोडक्ट इन दी ब्लड, उस कंडीशन को हम अजोटेमिया कहते हैं। ओके। और मेलिना मतलब क्या, डार्क टेरेस्टूल विदाउट द विजिबल ब्लड। अंडरस्टैंड? सो जो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अजोटेरिया। ओके, मतलब nitrogenous waste products in the feces and the urine. Understand? So next MCQ is MCQ number 5, that is a Christmas tree appearance of urinary bladder seen in. Okay, Christmas tree appearance of urinary bladder seen in. Okay, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो क्रिसमस ट्री लाइक जो अपीयरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर का वो किस में दिखाई देता है। ऑप्शन ए है एन्यूरेसिस, ऑप्शन बी है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन सी है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ऑप्शन डी है ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमस ब्लैडर। ओके, तो जो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। क्योंकि जो क्रिसमस ट्री लाइक अपीयरेंस जो होता है यूरिनरी ब्लैडर का वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में दिखाई देता है। ओके, वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में दिखाई देता है। अंडरस्टैंड? सो जो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अंडरस्टैंड? सो एमसीक्यू नंबर 6 इज right kidney is lower than the left kidney because of. Okay, option A है in the right side liver occupy considerable space, option B है right side kidney is larger in size, option C है pulling force exerted by the renal ligament on the right side, option D है left kidney is smaller in size. Okay, पहले क्वेश्चन को जान लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं कि क्या कहता है। ओके, जो राइट किडनी है वो लोअर्स होती है देन द लेफ्ट किडनी, ये आपको सबको पता ही होगा। ओके, जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर्स होती है देन द लेफ्ट किडनी, मतलब जो लेफ्ट किडनी है वो अपर होती है देन द राइट किडनी। अंडरस्टैंड? सो इसका जो है वो रीज़न क्या है, ओके ऐसा क्यों होता है ये अपने को पूछा है। ओके, इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ओके, जो राइट साइड लीवर ऑक्यूपाई द कंसिडरेबल स्पेस, हाँ ये आंसर है इसका। ओके, राइट किडनी इज लार्जर इन साइज, ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है पर ये मैंडेटरी नहीं है। पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द रेनल लिगामेंट ऑन द राइट साइड, नहीं ये भी नहीं हो सकता। लेफ्ट किडनी इज स्मॉलर इन साइज में, तो जो इसका जो आंसर है वो जाएगा दोस्तों ए। क्योंकि क्या होता है, जो लेफ्ट साइड जो होता है वह हमारा लीवर सिचुएटेड होता है। ओके, लीवर होने की वजह से जो लेफ्ट किडनी की जो पोजीशन है वो थोड़ी स्लाइटली नीचे बिलो जा सकती है। ओके, सो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, दैट इज इन द राइट साइड लिवर ऑक्यूपाई कंसिडरेबल स्पेस। अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 7। ओके, द पेशेंट इज पोस्टेड फॉर इंट्रावेनस पाइलोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरवेंशन। ओके, चलो इससे पहले मैं आपको इंट्रावेनस पाइलोग्राम के बारे में कुछ बता देता हूँ। ओके, जो इंट्रावेनस पाइलोग्राम है दोस्तों वो एक रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन है। इंट्रावेनस पाइलोग्राम ये क्या है, ये एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है। ओके, जो रेनल डिसीजेस में, किडनी डिसीजेस में हम यूज करते हैं। ओके, जो आईवी पाइलोग्राम का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक आयोडीन लाइक डाई होता है। ओके, आयोडीन का डाई होता है। ओके, उसे हम रेडियो ओपेक आयोडीन कहते हैं। ओके, वो हम इंट्रावेनसली देते हैं। ओके, जो ब्रैकियल आर्टरी जो होती है वहाँ से हम उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उस डाई को। ओके, क्या होता है, वो डाई कहाँ बॉडी में सर्कुलेट होता है और वो वहाँ जाता है जहाँ ब्लॉकेज हो। ओके, ये जो है ये स्कैटर्ड होता है एक्सरे में, ये डाई जो है वो एक्सरे में स्कैटर्ड होता है। ओके, ये बॉडी में सर्कुलेट होता है और जहाँ ब्लॉकेज हो वहाँ वो जम जाता है। ओके, और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि एक्सरे इमेजेस लेते हैं, रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, उसमें वो फाइंड आउट होता है कि वो ब्लॉक कहाँ है, अगर रेनल कैलकुलस हो तो वो भी फाइंड आउट हो जाता है। ओके, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राम। अंडरस्टैंड? इंट्रावेनस पाइलोग्राम मतलब जो रेडियोग्राफ होता है यूरेटर का और रेनल पेल्विस का, उसे हम इंट्रावेनस पाइलोग्राम कहते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, सो
अगर हम पेशेंट को डाई दे दे तो उसमें हमारा पीएनआर क्या होगा, प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग रोल क्या होगा। ओके, हम अगर पेशेंट को डाई देते हैं तो हम फर्स्टली क्या असेस करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे फॉर द एलर्जी ऑफ सी फूड्स। ओके, क्योंकि सी फूड जो होते हैं वो समुंदर में रहते हैं, समुंदर में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, आयोडीन की लेवल ज़्यादा होती है। ओके, तो हम पेशेंट को क्या असेस करेंगे कि पेशेंट को कोई सी फूड्स की एलर्जी है क्या, मतलब जो अपना ये होता है, क्या उसे क्या कहते हैं, जो फिश जो होते हैं, जो सी फूड्स होते हैं उसमें आयोडीन ज़्यादा होता है, तो हम पेशेंट में क्या असेस करेंगे कि एलर्जी ऑफ द सी फूड उसे है क्या, एलर्जी ऑफ आयोडीन उसे है क्या। ओके, इसलिए हम वो असेस करेंगे, पेशेंट को पूछेंगे कि आप जो सी फूड्स है लाइक क्रेब्स फिश खाते हो या नहीं। ओके, उससे कुछ आपको एलर्जी होती है क्या, ये असेस करना बहुत मेन प्रायोरिटी वाइज रोल रहेगा। ओके, उसके बाद हम क्या असेस करेंगे। ओके, आफ्टर अगर हमने डाई दिया, डाई देने के बाद पेशेंट को ड्राई माउथ, एंजाइटी, हॉट फ्लश, मतलब थोड़ा बीपी राइज होना ये फील हो सकता है। ओके, अगर ऐसा हो तो ये नॉर्मल फाइंडिंग कहा जाता है। ओके, ओके, तो आफ्टर द डाई हम पेशेंट को असेस करेंगे, पेशेंट को कुछ इरिटेबल फील हो रहा है, हॉट फ्लश लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, पेशेंट का ड्राई माउथ, एंजाइटी, ये सब सिम्टम्स सब असेस करेंगे। ओके, बट ये जो है ये नॉर्मल फाइंडिंग है। ओके, तो आफ्टर प्रोसीजर हम क्या करेंगे, पीएनआर हमारा क्या रहेगा, इनटेक। ओके, आयोडीन जो है वो हमारी ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि इनटेक ऑफ 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर। ओके, पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर इनटेक करें। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूरिन का जो कलर है वो असेस करेंगे। ओके, अगर यूरिन का कलर वाइट चौकी हो गया। ओके, अगर यूरिन का कलर चौकी वाइट हो गया तो ये जो है ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। ओके, उसमें भी अगर ये यूरिन का जो कलर है वो चॉकी व्हाइट अप टू दी 72 हावर्स है। ओके, अप टू 72 हावर्स अगर यूरिन का कलर चॉकी व्हाइट है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। बट अगर आफ्टर 72 हावर्स ये यूरिन का जो कलर है वो चॉकी व्हाइट रह गया तो हम इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को। अंडरस्टैंड, फिर से एक बार मैं दोस्तों बता देता हूँ कि जो आईवी पाइलोग्राम है इसका मतलब क्या होता है, आईवी पाइलोग्राम। ओके, आईवी पीबी कहा कहा जाता है उसे। आईवी पाइलोग्राम का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, यूरेटर और जो रेनल पेल्विस है उसका एग्जामिनेशन करते हैं बाय द रेडियोग्राफी, बाय द एक्सरे। ओके, इसमें क्या किया जाता है, जो आयोडीन होता है, ओके, जो आयोडीन जो कॉन्ट्रास्ट डाई होता है वो हम इंट्रावेनसली पेशेंट को देते हैं। ओके, जो रेडियो, ये जो डाई होता है वो रेडियो ओपेक होता है, मतलब आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ एक्सरे ये चमकता है, ये ओके, ये चमकता है, इसलिए हमें वो ब्लॉकेज है वो आइडेंटिफाई होता है। हम इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट को ब्रैकियल आर्टरी से जो कॉन्ट्रास्ट डाई है आयोडीन वो इंसर्ट करते हैं। ओके, वो इंसर्ट करने के बाद जो बाहर से एक्सरे इमेजेस लेते हैं उससे हमें जो ब्लॉकेज है वो आइडेंटिफाई होता है। ओके, अगर इस ऐसे जो पेशेंट है अपने को, अगर पेशेंट को आईवी पाइलोग्राम करना हो और कोई भी जो कॉन्ट्रास्ट की जो प्रोसीजर है वो करनी हो तो हम पहले असेस करेंगे पेशेंट को सी फूड एलर्जी है कि नहीं। ओके, ओके, और सेकंड हम असेस करेंगे कि आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट को थोड़े सिम्टम्स आ सकते हैं, हॉट फ्लैश लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, तो ये जो है ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। ओके, प्रोसीजर होने के बाद अपन पेशेंट को असेस करेंगे कि 2 से 3 लीटर पानी पिए। ओके, उससे क्या हो जाएगा, वो जो डाई है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, और जो यूरिन का कलर है जो आफ्टर द प्रोसीजर वो चॉकी वाइट हो सकता है, आफ्टर अप टू द 72 हावर्स ये नॉर्मल रहता है, बट अगर यूरिन का कलर मोर देन 72 हावर्स हो गया तो ये abnormal हो सकता है, इसलिए हम पेशेंट डॉक्टर फिजिशियन को एडवाइस करेंगे। ओके, फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। अंडरस्टैंड, सो we are completed with this MCQ. Okay, this is very important MCQ. Okay, so next MCQ is the MCQ number 8. Okay, the name of the needle used in the renal biopsy. Okay, option A है सिल्वरमैन needle, option B है ट्रू कॉट needle. Okay, option C है जेम सीडी needle, option D है all of these. Okay, क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि रेनल बायोप्सी में कौन सी नीडल यूज की जाती है। ओके, इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ ट्रू कॉट नीडल। ओके, ये जो ट्रू कॉट नीडल जो होती है
वो रेनल बायोप्सी में यूज करते हैं। ओके, रेनल बायोप्सी में यूज करते हैं ट्रू कॉट नीडल। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट एमसीक्यू, द एमसीक्यू नंबर 9, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द यूरिन इन द 2 ईयर चिल्ड्रंस। ओके, जो चिल्ड्रंस है उनमें जो अपने को क्या करना है, यूरिन कलेक्शन करना है। ओके, तो उसमें जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा रहेगा? बाय द स्टेराइल कंटेनर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है इनिशियल स्ट्रीम, ऑप्शन सी है मिड स्ट्रीम, एंड ऑप्शन डी है सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन। ओके, तो जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन। ओके, क्योंकि क्या होता है, अगर अपने को जो यूरिन जो कलेक्ट करना हो, 2 ईयर चाइल्ड्स का, चिल्ड्रंस का यूरिन कलेक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन से करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एमसीक्यू, द एमसीक्यू नंबर 10, which position is favorable for the intravenous pyelography? ओके, ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है लिथोटॉमी पोजीशन, ऑप्शन सी है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, एंड ऑप्शन डी है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। ओके, विच पोजीशन इज फेवरेबल? ओके, मतलब ऐसी कौन सी पोजीशन है जो आईवी पाइलोग्राफी के लिए फेवरेबल होती है? तो जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आंसर नंबर ए, दैट इज अ सुपाइन पोजीशन, क्योंकि जो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी है उसके लिए हम सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 11, द नर्स highest priority for a client who has returned to the nursing unit after the nephrectomy। ओके, पेशेंट की नेफ्रेक्टोमी हो गई है। ओके, तो पेशेंट का हाईएस्ट, सॉरी, द नर्स का हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? ओके, उस पेशेंट में जिसकी नेफ्रेक्टोमी हुई है। ओके, अपने को क्या पूछा है यहाँ, हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी रोल पूछा है। ओके, ऑप्शन ए है हावरली यूरिन आउटपुट को असेस करना, ऑप्शन बी है टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी है एबल टू टर्न साइड टू साइड, ऑप्शन डी है एबल टू सिप्स क्लियर द लिक्विड। ओके, तो जो इसका जो आंसर है वो प्रायोरिटी वाइज दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आवरली यूरिन आउटपुट। ओके, क्या होता है, नेफ्रेक्टोमी के बाद पेशेंट को नेफ्रेक्टोमी हो, अगर पेशेंट है उसकी नेफ्रेक्टोमी हो गई। ओके, तो नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्स, अपनी जो प्रायोरिटी रहती है वो क्या रहती है कि यूरिन आउटपुट को हावरली असेस करना, क्योंकि ये जो यूरिन आउटपुट जो होता है ये एडिक्वेट यूरिन आउटपुट जो है वो प्रॉपर और नॉर्मल रेनल फंक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, तो अपने को इसीलिए अपने को जो है वो यूरिन आउटपुट असेस करना नेफ्रेक्टोमी के पेशेंट में बहुत बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? सो द ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 12, द बोनी टेस्ट यूज टू कंफर्म। ओके, यहाँ सी है। ओके, द बोनीज टेस्ट यूज टू कंफर्म। ओके, ये जो बोनी टेस्ट है ये किसको कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ऑप्शन बी है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन सी है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, एंड ऑप्शन डी है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, तो जो इसका जो आंसर है वो दोस्तों जाएगा, ओके, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, क्योंकि ये जो बोनी टेस्ट होता है ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का कंफर्म डायग्नोसिस होता है। ओके, उसे कंफर्म के लिए, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को कंफर्म करने के लिए ये बोनी टेस्ट किया जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब क्या होना, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होना, कब, स्ट्रेस की कंडीशन में। ओके, अगर पेशेंट को कफ आ जाए, स्नीज आ जाए, ओके, तो क्या होना, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होना, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, उसको कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, हम बोनिस टेस्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? सो द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 13, which is the most important test that the nurse should check to determine the whether the transplanted kidney is working? ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो नर्स करेंगी टू डिटरमाइन द वेदर द इम्प्लांटेड किडनी इज वर्किंग, मतलब किडनी काम कर रही है कि नहीं, इसे जानने के लिए नर्स आफ्टर द रेनल ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कौन सा प्रोसीजर करेगी और कौन सा जो वैल्यूज है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा नर्स को। ओके, कि किडनी फंक्शनिंग है या नहीं, इसे जानने के लिए आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
ऑप्शन ए है WBC सेल काउंट, ऑप्शन बी है सीरम क्रिएटिन, ऑप्शन सी है रेनल यूएसजी, ओके, ऑप्शन डी है 24 आवर यूरिन आउटपुट। तो जो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ सीरम क्रिएटिन, ओके। क्योंकि क्या होगा, अगर पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद जो किडनी जो है वो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसे असेस करने के लिए हम सीरम क्रिएटिन का लेवल चेक करेंगे, ओके। अगर सीरम क्रिएटिन का लेवल नॉर्मल आए तो किडनी, ऐसा इंडिकेट होता है कि ये जो किडनी है अपने ट्रांसप्लांट की है वो वर्किंग है, वो नॉर्मल कंडीशन में है, ओके। So the next MCQ number 15, okay. MCQ number 14. Development of the kidney takes place in, okay. Development of kidney takes place in. ऑप्शन ए है सर्वाइकल रीजन, ऑप्शन बी है थोरेसिक रीजन, ऑप्शन सी है लंबर रीजन एंड ऑप्शन डी है सैक्रल रीजन, ओके। जो किडनी का जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो होता है सैक्रल रीजन में, ओके। सर्वाइकल रीजन में तो होता नहीं, थोरेसिक रीजन में किडनी, नो नॉट पॉसिबल, एंड लंबर रीजन में भी नहीं होता। तो जो जो इसका आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ सैक्रल रीजन, ओके। जो किडनी की जो डेवलपमेंट होती है वो सैक्रल रीजन में होती है, अपने को ध्यान में रखना है ये चीज़, ओके। तो द नेक्स्ट MCQ नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर आउट ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सा जो कंपोनेंट है वो फिल्टर आउट नहीं होता, ओके। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सॉल्ट, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है प्रोटीन, ओके। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही हो तो वहाँ जो स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं, जो माइन्यूट कंपोनेंट जो होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, बट जो लार्ज क्वांटिटी के जो, सॉरी, जो लार्ज साइज के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो जैसे कि क्या हो गया, अपना ब्लड सेल्स हो गया, ओके, प्रोटीन हो गया, ये कैसे होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं। तो इसे फिल्टर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, किसको, ना, वुमेन्स कैप्सूल को, ओके। क्योंकि जो वुमेन्स कैप्सूल है उसमें पोडोसाइट्स होते हैं, एक स्मॉल सेल्स होते हैं, उससे उसकी साइज जो है वो थोड़ी नैरो होती है, उससे जो कुछ कंपोनेंट्स है वो फिल्ट्रेट होते हैं। बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज कंपोनेंट है वो फिल्टर नहीं होते, इसमें आते हैं ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, ओके। ये जो ब्लड सेल्स और प्रोटीन है ये ग्लोमेरुलस में फिल्टर नहीं होते, क्योंकि इसकी जो साइज है वो लार्ज होती है, ओके। तो जो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ प्रोटीन, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर आउट नहीं होते, अंडरस्टैंड। तो द नेक्स्ट MCQ इज द MCQ नंबर 16, ओके। द पस इन यूरिन इज कॉल्ड, ओके। ऑप्शन ए है पायूरिया, ओके, पस इन यूरिन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है पायूरिया, ऑप्शन बी है पॉलीयूरिया, ऑप्शन सी है पर्सयूरिया एंड ऑप्शन डी है डिसयूरिया, ओके। अगर यूरिन में पस पाया जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पायूरिया, ओके। यूरिन में पस प्रेजेंट होना उसे हम पायूरिया कहते हैं, ओके। अंडरस्टैंड। पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, ओके, अंडरस्टैंड। तो जो इसका आंसर है वो जाएगा आंसर नंबर ए, दैट इज अ पायूरिया, ओके। सो हमने आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डील्स किए फ्रेंड्स, ओके। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, ओके, डेली आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ओके। ये जो हम डील्स करते हैं या वेरी इंपॉर्टेंट MCQ लर्न करते हैं, ओके, जो कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिशियल्स होंगे, अंडरस्टैंड। सो चलो फिर मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ। कल हम कुछ डिसऑर्डर्स डील्स करेंगे, लाइक एक्यूट रेनल फेल्योर, क्रोनिक रेनल फेल्योर, उसके बाद जो डायलिसिस है, अपना हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, उसके भी कुछ MCQs हम लर्न करेंगे, ओके। उसके बाद जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, रेनल ट्रांसप्लांटेशन है, ओके, जो भी कुछ किडनी के कुछ डिसऑर्डर है, ओके, वो हम डील करेंगे, understand. So thank you.